नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में बहन जी यानी मायावती की भूमिका की, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की भूमिका की। दरअसल आज बहुत जमाने के बाद मायावती ने अपने तमाम पदाधिकारियों को पार्टी मुख्यालय पर बुलाया और उनके साथ काफी लंबी चर्चा हुई। खास बात ये थी कि आज उनके भतीजे आकाश आनंद भी इस बैठक में शामिल थे और मायावती ने उनकी पीठ भी थपथपाई। उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का रुख आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरफ होने वाला है। अपने अपने हिसाब से सियासी दलों के लोग या राजनीति के जानकार इसका विश्लेषण कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया का गठबंधन है जिसमें गैर भाजपाई तमाम दल एक साथ एकजुट होकर के एनडीए को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए है यानी बीजेपी के साथ वो घटक दल जो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जिनका इस बार का लक्ष्य जो लगभग अविश्वसनीय सा लगता है 80 में 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं। ऐसे में मायावती की जो भूमिका है, उनका जो रोल है वो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पिछले अगर चुनाव के नतीजे देखे जाए, खासतौर से विधानसभा के चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ फायदा पहुंचाया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में उनके पार्टी के प्रत्याशियों की बहुत बड़ी भूमिका सामने आई। अभी तक ये माना जा रहा था कि शायद बहुजन समाज पार्टी इंडिया के गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन आज एक बार फिर मायावती ने अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए साफ कर दिया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक विचारधारा वाले दल हैं और दोनों ही बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में पार्टी के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ये मान के चले कि अकेले ही बसपा को चुनाव मैदान में उतरना है और पार्टी को इस ऊंचाई तक लेकर के जाना है जहां पर सत्ता की चाबी यानी मास्टर की बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहे, तभी इस देश में खास तौर से दलित और अल्पसंख्यकों का कल्याण हो पाएगा। तो मायावती पर जो कंफ्यूजन बना हुआ है, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। करमवीर आजाद जी जो बहुजन समाज के चिंतक हैं, वो भी आज इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीति के जानकार और सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज करमवीर आजाद जी से। बहुजन समाज के चिंतक हैं और ये जानना उनसे बेहद जरूरी है कि मायावती का जो ये फैसला है कि वो ना एनडीए का हिस्सा बनेंगी और ना ही इंडिया का, तो ऐसे में जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। करमवीर आजाद जी। मानस भाई, आज आपने हम ही से शुरू कर दिया। हम पहले लोगों को सुनते थे, फिर उसके बाद अपना वक्तव्य देते थे। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। मानस भाई देखिए, आपने ये कहा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, किसी गठबंधन का या किसी भी घटक। लखी जी भी जुड़ चुके हैं। हिलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो करमवीर जी आप अपनी बात, आवाज थोड़ा सा फंस रही जी। मानस भाई, ये आपने जो मतलब इस बात पे जो बहन जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी, इंडिपेंडेंट मतलब लड़ेगी, किसी उसमें नहीं, किसी दल का या किसी घटक इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी, या बहुत सारे जो इस समय जो है घटक दल हैं जो सामूहिक रूप से मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अवसर है। और माननीय बहन जी को लग रहा है कि भाई नहीं, हम अकेले चुनाव फाइट कर सकते हैं, तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के पास एक मजबूत वोट बैंक है। देखिए, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन वोट बैंक मजबूत है। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है तो
आज की डेट में जो है सब लोगों को सामूहिक रूप से लड़ना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति है, मैं आपको छोटा सा बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने में लगी हुई है। अभी मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। 25 हवाई अड्डे जो है इन्होंने जो है बेचने का पूरा वो बना लिया। 26,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बेचने का वो इन्होंने वो ले लिया है। 6,000 गीगावाट क्षमता की पन बिजली और सौर जो यंत्र है संयंत्र वो बेचने का वो कर दिया। कोयला खदान में 160 परियोजना बेचने का वो मतलब मूड बना लिए। पूरा वो योजना में इनके 8,154 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है उसको बेचने का इन्होंने जो है पूरा प्लान बना लिया है। 2,86,000 किलोमीटर का टेलीकॉम जो फाइबर है वो इन्होंने बीजेपी ने वो कर लिया है। और फिर 14,917 टेलीकॉम टावर इन्होंने बेच दिए। और फिर इसके बाद जो है 400 रेलवे स्टेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो है निजी हाथों में देने का प्लान कर लिया है। और सरकारी संपत्तियां और जमीनें पता नहीं कितनी जो है इन्होंने जो पूरी तरह से प्लान में है इनके बेचने का। तो ये जो आज आरक्षण की बात जिस बेस पे किसी समय बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, एक नारा दिया था कि जो जमीन, चूंकि हमारे अपने लोग जो है जमीन विहीन थे, जमीन नहीं थी उनके पास, संसाधन विहीन थे। और मान्यवर काशीराम के आने के बाद जो है, मान्यवर काशीराम के आने के बाद एक जन क्रांति हुई। जो बहुजनों को राजनीति में अधिकार नहीं मिलता था वो मान्यवर काशीराम के संघर्षों ने दिलाया है। तो ऐसी बेस पे बनी हुई पार्टी, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था मुझे याद है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बीपी सिंह की सरकार थी उस समय ये नारा दिया गया था। और उसी समय जो है मुझे लग रहा आवंटन को लेकर के बहुत सारे आवंटन भी जमीनों के हुए थे दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए। लेकिन बहुत सारी जैसे भूमि नियमावली को, भूमि अधिग्रहण नियमावली को जो परिवर्तित करते चले गए बहुत सारे, और ये करते चले गए। आज जो हमारा वर्ग है शोषित, वंचित, पीड़ित, वास्तव में देखिए हर वर्ग में लोग संपन्न लोग हैं, हर वर्ग में बहुत गरीब लोग हैं, ब्राह्मण में भी गरीब है। तो आज जो लोग हैं ये इसमें जो है मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को मात देनी थी तो एकजुटता दिखानी चाहिए। खैर इसके पहले 2019 में सपा बसपा ने ये प्रयोग करके देखा था, तो हो सकता है इसमें कुछ मानसिक रूप से कुछ लोग क्षुब्ध लोग थे जिन्होंने कहा कि देखिए ये जो ऊंच नीच की खाई केवल दलित ब्राह्मण की नहीं है, ये ऊंच नीच की खाई तुम मुझसे बड़े, वो मुझसे बड़ा, वो मुझसे बड़ा, यहाँ विभेद है। मानस भाई, ये केवल लोग ब्राह्मणों को दोषी मानते हैं या ब्राह्मणवाद को दोषी मानते हैं, लेकिन वो हर कास्ट में है। एक समय था, आज मैं आपको बता दूं, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक समय था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले यही हमारे बैकवर्ड साथी थे। आज वो सर पे बाबा साहब को उठा करके जय भीम का नारा लगाते हैं। हाँ, ये मैंने अपने जीवन काल में देखा, अपने इस जीवन काल में देखा है। तो ये धीरे 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 परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भी नेतृत्व में बदलाव हुआ। और आप देख रहे हैं कि जो नई भारतीय जनता पार्टी है, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से दलितों के पैर धो करके, जो वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, सफाई कर्मी थे, उनके प्रयागराज में हमने देखा किस तरीके से पैर धो करके उनके साथ उनका सम्मान किया। हो सकता है कि वो सभी सियासी दल करते अपने अपने सियासी फायदे के लिए, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत दिखाना भी अपने आप में बड़ी बात थी। उस वक्त ये बड़ी वजह भी रही कि दलित समाज लगातार, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने तमाम कैंप लगाए हो 2014 से पहले, करीब करीब 3 साल की उनकी प्रैक्टिस थी। 1-2 मौकों पर मुझे भी जाने का अवसर मिला, तो मैंने भी देखा कि किस तरीके से दलित बस्तियों में जाकर के भोजन करना, वहां पर उनके साथ
रात में उनके घर में विश्राम करना, इस तरह के तमाम सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। उस वक्त अगर मानस भाई मानस भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मानस भाई एक मिनट केवल मैं लूंगा। मानस भाई 1 मिनट, ठीक है। आप सफाई कर्मी का आपने पैर धोया, पैर धो करके जो आपने ये प्रोपोगंडा, मैं इसको प्रोपोगंडा कह सकता हूं कि लोगों के मतों को हासिल करने का जो ये प्रोपोगंडा आपने रचा, क्या वजह थी 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 5 कालिदास मार्ग गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने की? ये मुझे बता दीजिए, बस, और कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पहले उनसे एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद जरा विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रवक्ता है, बसपा के माफ कीजिएगा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक बाइट भी हम लोग सुन लेते हैं। लेकिन एक बार राघवेंद्र जी से छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, आपने सुना कर्मवीर आजाद जी कह रहे हैं प्रोपोगंडा कर रहे हैं आप लोग, दलितों के हित में तो कोई खास नजर आया नहीं। तमाम संस्थान बिक रहे हैं, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण की बात होती थी वो भी धीरे धीरे बेमानी होती जा रही। राघवेंद्र मानस जी, ऐसे लोग कहां से आते हैं? ये कर्मवीर जैसे लोग, इनको सिर्फ राजनीति के चलते जातिगत ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। कहते हैं कि ये पैर धोना प्रोपोगंडा है। भाई, पैर धोना प्रोपोगंडा है तो बहुजन समाज पार्टी तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार कह करके राजनीति में आई थी। वो क्या था? आज की तारीख में कर्मवीर जी, उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस प्रकार की बेसिरपैर की बातें करना छोड़ दीजिए। तभी आज की तारीख में जो जातिगत ध्रुवीकरण करके जो राजनीतिक दल सत्ता हथियाते थे, आज की तारीख में कहां है? किसी की 2 सीटें, किसी की 3 सीटें, कोई शून्य पर है। आज की तारीख में मायावती और मुलायम सिंह यादव तरीके राजनीतिक दल सिर्फ जातिगत ध्रुवीकरण करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। बहुजन समाज, बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे कर्मवीर जी ये भी कह रहे थे कि हर समाज में गरीब आदमी है, हर समाज में संपन्न आदमी है। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे कर लेकर के काम कर रहे हैं। हम लोगों ने दलितों के हित में भी काम किया है। जो सवर्ण जातियां हैं, जो पिछड़ी हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, वो हम लोग देख करने का काम किया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर लगभग 50 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। उसमें ना दलित देखा है, ना सवर्ण देखा है। 1.5 करोड़ घरों को बिना पैसे के बिजली कनेक्शन दिए हुए हैं। उसमें हम लोगों ने जातिवादी राजनीति नहीं की है। हम लोगों ने 8 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में बिना पैसे के 5 लाख तक का बीमा दिया है। कोई भी व्यक्ति अस्पताल में जाएगा, अपना कार्ड दिखाएगा और बिना पैसे के मुफ्त उसका इलाज करेगा। और 3 करोड़ हम लोगों ने गरीबों को शौचालय उपलब्ध कराए हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में बड़े पैमाने पर राशन उपलब्ध कराया है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीब किसानों को हम लोग जो किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के छद्म राजनीति नहीं करती है। ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है। हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम कर रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल क्यों है भाई? हमारे योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनेता क्यों है भाई? भाई, राजनीतिक दल की जो कसौटी होती है वो चुनाव होती है। आप लोग इस तरीके से जातिवादी गाना गाते हैं, अब वो दिन लग चुके हैं। इतनी कर्मवीर जी आपको जानकारी है, उतनी दलित समाज को भी जानकारी है, उतने पिछड़ों को भी जानकारी है, उतने सवर्ण लोगों को भी जानकारी है, समाज के हर तबके को उतनी जानकारी है। तभी तो आप लोग नीचे पड़े हुए हैं, हाशिए पर हैं। अब मान्यवर, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार की काट की चहाड़ी चढ़ाने का काम मत करिए। राजनीति में आप लोग ईमानदारी से काम करने का प्रयास करिए, तब तो कुछ होगा। लेकिन मान्यवर, इस प्रकार की आप हर बात में जाति लेकर के आ जाते हैं, हर प्रकार में इस प्रकार की बातें लेकर के आ जाते हैं। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार की बातें सुनने को, स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। कर्मवीर जी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे लोकप्रिय पार्टी, हमारे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी देश के सबसे विश्वसनीय राजनेता है। हम लोग देश में राजनीति कर रहे हैं, देश में दोबारा सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है। ऐसे ही नहीं बनी है भाई। अब ये गाना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बात होने दीजिए। पहली 5 कालिदास मार्ग गौमूत्र और गंगा जल से धुलने का कारण बता दीजिए राघवेंद्र भाई, बस इतना ही जानना बताया दे रहा है। कारण वो एक माननीय, वो एक बच के मठाधीश भी है, वो मात्र राजनेता नहीं है।
वो कहीं भी जाते हैं स्थान में झाड़ू पोछा लगता है, उन्होंने कोई रंगाई पुताई नहीं की है, उन्होंने कोई वहां का फर्नीचर नहीं बदलाया था, उन्होंने वही कुर्सी में बैठे जिसमें अखिलेश यादव बैठते थे, उसी कुर्सी में बैठे जिसमें मायावती जी बैठती थी। उन्होंने मात्र जो स्वच्छता का प्रतीक है उसको लेकर के गंगा जल छिड़कवाया। गंगा जल छिड़कवाना क्या अपराध होता है क्या भाई? अगर उनको कोई इस प्रकार की भावनाएं होती तो पूरा फर्नीचर बदलवाते। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके लिए हर चीज होती रही है, सब मुख्यमंत्री ये करते रहे हैं। उन्होंने वही गाड़ी में बैठे जिसमें मायावती बैठती थी, जिसमें अखिलेश यादव बैठते थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव बैठते थे। उन्होंने कोई भी अपना नया वाहन नहीं लिया, उन्होंने कोई भी रंगाई पुताई नहीं कराई, उन्होंने कोई भी फर्नीचर नहीं बदलवाया। आप लोग यही गाना गा रहे हैं उन्होंने गौमूत्र से क्यों कहा? अरे क्या आप वाहियात बातें करते हो? इस प्रकार की राजनीति करना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब सुनने वाली नहीं है, ना आप लोग की बातें स्वीकार करने वाली। राघवेंद्र जी ये बता दीजिए गौमूत्र से क्यों छिड़काव करवाया? अरे विकास की बात करिए, सुशासन की बात करिए, उसमें तो आप लोग हाशिए पर है, वही गाना गाते हैं बैठ करके। अरे मान्यवर उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। बताइए, आपने 2 करोड़ रोजगार में से कितना रोजगार दे दिया? आप बताइए। आज जो है अच्छा एक बात बताइए, हाँ बताइए, राघवेंद्र जी प्लीज, करमवीर जी शांत हो जाइए एक मिनट, क्योंकि और भी हमारे साथी हैं। पहले हमारे दूसरे साथी भी मौजूद हैं जो कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी जुड़े हुए। लेकिन आपके पास आते हैं हिलाल भाई और दीपक भाई। विजय भाई एक बयान सुन लेते हैं जरा, विश्वनाथ पाल ने आज कहा क्या। समाज के गरीब कमजोर लोगों को राजनीतिक ताकत दी है, उसी तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाकर ये दिखा दिया है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर पूरे समाज को अधिकार देती। अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की आज मांग, आज दोनों को समझ लिया लोगों ने। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया देश के ऊपर, लेकिन संविधान में जो परम पूज्य बाबा साहब ने अधिकार दिए थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको पूरा नहीं होने दिया। आज भारतीय जनता, ये दोनों मिले हुए, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो, ये दोनों गठबंधन समाज के हित में काम नहीं कर रहे। इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो इतनी गलत हैं कि पूरा देश बेहाल है। इसलिए देश के सभी लोग, सर्व समाज के लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो संविधान के आधार पर जो देश को चलाना चाहती हैं, संविधान में दिए अधिकार को सर्व समाज को देना चाहती हैं, इसलिए सर्व समाज के लोग माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस देश में सत्ता परिवर्तन करेंगे। और 2024 में जो सत्ता की चाबी है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में होगी। ठीक। तो हिलाल भाई, सुना आपने, सत्ता की चाबी बहन मायावती के हाथ में होगी। हिलाल भाई, मायावती के स्टैंड पर बहुत कंफ्यूजन है और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इंडिया एनडीए को कैसे चुनौती देगा। उसमें मायावती की भूमिका भी बेहद अहम होने जा रही है। उनके बगैर मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया का जो गठबंधन है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि एनडीए को सीधे तौर पर चुनौती दे सके। और जो 80 में 80 हराने की बात चल रही है वो तो लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। हिलाल भाई, हिलाल भाई आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। देखिए मानस भाई, जिस तरह से राघवेंद्र जी बात कर रहे थे या जिस तरह से करमवीर आजाद साहब बात कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि सारा जितना भी जो कुछ चुनाव है वो सब अभी से निर्धारित हो गया है। बहन मायावती जिधर साथ देंगी वो जीत जाएगा, जिधर नहीं साथ देंगी वो हार जाएगा। और राघवेंद्र सिंह साहब ने कह दिया कि बहन मायावती जो है उनका जो है वो राजनीतिक रूप से उनका कोई रेलेवेंस रही नहीं गया है, वो जातिगत राजनीति करती चली आ रही है। आज की तारीख में जनता का मुद्दा क्या है? आज की तारीख में जनता का मुद्दा है कि वो केंद्र में सरकार चाहिए जो कि ये बढ़ती हुई महंगाई जिस बेतहाशगी से बढ़ रही है और गरीबों का कमर तोड़ दिया है, जिस तरह से मध्य वर्ग का कमर तोड़ रखी है, उससे कौन निजात दिलाएगा? आज की तारीख में जनता का मुद्दा यह है कि जिस तरह से ये एक बेरोजगारी फैली हुई है, जो बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उस बेरोजगारी के खिलाफ किसके पास सही आर्थिक नीति होगी? आज की तारीख में जनता का मुद्दा यह है कि जो प्रति व्यक्ति आय दिन पर दिन घटती चली जा रही है और पूरे भारत के चंद जो रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट करके रह गए हैं। कुछ जो दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के पास सारे के सारे संसाधन पहुंच गए।
उनसे उनको सही तरह से नीचे तक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। आज की तारीख में जो जनता का मुद्दा है वो ये है कि जो भ्रष्टाचार है, बेतहाशगी से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से 1 किलोमीटर की सड़क जो है वो 18 करोड़ से की जगह के ऊपर 250 रुपए करोड़ में जो बनाई गई है, ये जो व्यापक भ्रष्टाचार है जिसको कि सीएजी ने बताया, इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात कौन दिलाएगा? निश्चित रूप से ये निजात मायावती जी नहीं दिला सकती है। निश्चित रूप से आज की तारीख में मायावती जी जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर हम अभी पिछला जो इसका विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके अंदर जो उनका वोट प्रतिशत था और जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं, वो अपने आप में बता रही हैं कि लोगों को मायावती जी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा विश्वास रह नहीं गया है। इंडिया की जहां तक सवाल उठता है, एनडीए का सवाल उठता है कि मायावती जी किधर जाएंगी, तो मायावती जी जो है उनका लगातार जो अभी तक की राजनीतिक आचरण रहा है वो बहुत साफ दिखाता है कि उन्होंने हमेशा हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। बड़ा आश्चर्य हुआ राघवेंद्र सिंह साहब की बातें सुन करके, उनको तो बहुत खुश होना चाहिए। उनके लिए तो मायावती जी जो है वो संकट मोचन बन करके खड़ी हुई हैं। राज्यसभा हो चाहे, अब हालांकि लोकसभा में उनके पास, राज्यसभा में उनके पास कोई सीट नहीं है, लोकसभा हो, हर जगह के ऊपर जो है वो पूरी तरह से बहन मायावती जी जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया है। तो हम ये उम्मीद भी नहीं करते थे कि वो इंडिया का हिस्सा बनेंगी। जाहिर सी बात है उनको वो काम करना है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, एनडीए को फायदा हो। वही कार्य बहन मायावती जी ने किया, इसी की उम्मीद हम सब लोग कर रहे थे। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक हो कि मायावती जी इंडिया के साथ नहीं आएंगी, ना वो एनडीए के साथ जाएंगी। उनको यहाँ के ऊपर वोटों को काटना है, वो वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने वाले हैं उसको किस तरह से कम कर दें, ये पूरी की पूरी राजनीति आज की तारीख में मायावती जी के पास मौजूद है। एक बात। दूसरी बात यह है कि राघवेंद्र सिंह साहब ने कहा कि वो सबका साथ सबका विकास, तो इसके आगे एक और चीज जो सबका साथ सबका विकास और सबका तिरस्कार। ठीक बात है, उन्होंने जो है वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके पैर धोए, उनके पैर धोने के बाद उनका मान और सम्मान किया। लेकिन आज की भी तारीख में जिस तरह से सफाई कर्मचारी बिना उनके पास किसी तरह की सुरक्षा उपाय के उतर रहे मैनहोल में, वहां के पर जिस तरह से उनकी मौत हो रही है, उसके ऊपर आज तक की केंद्र सरकार हो चाहे हो, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। जो डबल इंजन की सरकार है वो आज क्या कर रही है ये हम सब लोग मणिपुर में देख रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो कुकर्म किए गए हैं, जिस तरह से उनके साथ बदतमीजियां की गई हैं और भारतीय जनता पार्टी मौन खड़ी देखती रही, उनसे कहते रहे कि 2 शब्द बोल दे, उनसे बोला नहीं गया। तो महिलाओं के प्रति इन्होंने क्या तिरस्कार किया है ये वहां पर भी दिखाई देता है। पहलवान जो थे, हमारी महिलाएं थी जिन्होंने भारत का मान ऊंचा किया है, उन महिलाओं को किस तरह से तिरस्कार किया ये भी हम लोगों ने देखा है। आप कहते हो उज्ज्वला गैस दे दी, उज्ज्वला गैस दे दी, आज की तारीख में उस उज्ज्वला गैस को भराने की क्षमता किसी के पास नहीं है अलावा राजस्थान के, जहां पर राजस्थान सरकार ने उनके लिए गैस भरवाने की व्यवस्था की है और वहां पर लोग गैस भरवा रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसने तो सिर्फ वोट पाया और तिरस्कार किया, चाहे वो कोई भी हो। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की सरकार है जो कि पूरी तरह से, जिनको हम लोग कहते हैं धन पशु, तो ये धन पशुओं की जो है मित्र हैं, ये धन पशुओं की सरकार है, ये उन्हीं के हित में काम करते हैं। अभी निकल करके आया है कि किस तरह से इन्होंने किसानों का तिरस्कार किया है और किसानों को नुकसान पहुंचा करके अपने जो दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो नीतियां लेकर के आए थे वो भी आज सामने आ गई हैं। स्पष्ट दिखा रही है कि उसके पीछे कौन कौन लोग थे। उसके अंदर मुख्य भूमिका जो है वो अदानी जी की थी। ये बात आज जो है बिल्कुल साफ स्पष्ट निकल करके आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अब उनके पास जनता को धोखा देने के लिए, जनता को जो एक वो होता है ना चुनावी जुमला देने का जो काम है वो खत्म हो चुका है। अब बात सही कही है राघवेंद्र जी ने कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार चढ़ गई काफी। चलिए दीपक रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। दीपक रंजन जी, ये 2 प्रयोग अब तक आप उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। एक बार आपने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया, उसका नतीजा भी आपने देख लिया। फिर बुआ और भतीजा दोनों एक साथ आ गए, यानी अखिलेश और मायावती जी भी एक साथ आ गई, मंच भी शेयर किया। तमाम उस वक्त की सुर्खियां भी बनी मीडिया की, लेकिन नतीजा फिर आपके सामने है कि आपके हाथ तो कुछ लगा नहीं, बसपा भले ही थोड़ा सा आगे बढ़ गई। मायावती का साथ इस बार एनडीए इंडिया के साथ नहीं है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में
इंडिया के गठबंधन को आगे ले जाने की वो आपके साथ है। कहीं ऐसा तो डर नहीं हो रहा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मायावती के उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी को डैमेज किया, कहीं कोई मन में डर, कोई भय, कोई कंफ्यूजन बहन जी के स्टैंड को लेकर के? देखिए मानस जी, आदरणीय मायावती जी हिंदुस्तान के एक बड़ी लीडर हैं, कई बार के उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा कि जब इंडिया परिवार को उनकी आवश्यकता है और पूरे इंडिया उनको चाहता है कि अभी इंडिया अलायंस का घटक दल बने, तो आज आखिर उनके मन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? आखिर वो किसकी मदद कर रही है इंडिया अलायंस में ना करके? और रहा सवाल मानस भाई, जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रयोग किया, देखिए समाजवादी पार्टी ने कोई प्रयोग नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने मानस भाई संभावनाएं तलाशी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का निश्चित रूप से बड़ा दिल का काम किया और निश्चित रूप से समाजवादी दीपक रंजन पार्टी जी का से लग रहा है जी, कंटिन्यू करिए दीपक जी, आपका ऑडियो चला जाएगा। जी देखिए, मैं कह रहा था अभी आपने जैसा कहा कि समाजवादी पार्टी प्रयोग करती है। समाजवादी पार्टी देखिए कोई प्रयोग नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने की समाजवादी पार्टी संभावनाएं तलाशती है और समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए आदरणीय मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की 2014 में एक भी लोकसभा में सीट नहीं थी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उनको अपने से एक दो सीटें ज्यादा देने का काम किया और समाजवादी पार्टी का वोट पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, इंडिया परिवार पूरी मजबूती के साथ, नो विदाउट एनी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़ी क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, आखिर आदरणीय बहन जी उस क्लियरिटी के साथ क्यों नहीं इंडिया घटक का जो हिस्सा बनना चाहती है? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो देखिए मदद कर रही है। और जैसा कि अभी हमारे राघवेंद्र भाई ने सारी बातें बताई, विकास की बात बताई, तो देखिए मानस भाई, इनका विकास उसी तरीके से है जिस तरीके से इन्होंने कागज में दरभंगा एम्स दिखा दिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे विराजमान आदरणीय मोदी जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन जब जमीनी हकीकत वहां पे पता चली तो वहां पर अभी तक जमीनी एक्वायर नहीं है। तो इस तरीके का झूठ का प्रोपेगेंडा फैला करके ये लोग विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पे इन लोगों ने दो बार इन्होंने जनता को बेवकूफ बना लिया और अब ये चुनाव 2024 का चुनाव मानस भाई जनता वर्सेस सत्ता होने जा रहा है। अभी हमारे भाई राघवेंद्र भाई ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जहां पर भी जाते हैं तो गंगा जल और गौमूत्र से उसको धुलवाने का काम करते हैं। तो नई परंपरा तो क्या उन्होंने 2017 में डाल दी, लेकिन मैं राघवेंद्र भाई से अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि क्या जब पहली बार लोकसभा गए थे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तो क्या उन्होंने लोकसभा को गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने का काम किया था? मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता शायद धुलवाया हो, मैं नहीं बता सकता, राघवेंद्र भाई बेहतर बता पाएंगे। या जिन भी सरकारी कार्यक्रमों में वो जाते हैं तो क्या वहां पे गौमूत्र और गंगा जल से उस कार्यक्रम में पहले गौमूत्र गंगा जल से जो भी स्थल होता है या जो भी सभा स्थल होता है क्या उसको दिलवाने का काम होता है? ये कौन सी नई परंपरा ये लोग डाल रहे हैं? इन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मानस भाई कि मैं चमड़े की चीज पर मैं नहीं बैठूंगा। तो जिस सीट पे ये बता रहे ना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस गाड़ी में चलते थे, आदरणीय मायावती जी जिस गाड़ी में चलती थी, उसमें तो चमड़े की सीट है वो। तो क्या उस पर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? वो जिस कुर्सी पर वो जाते हैं बीच में आपने देखा होगा कि लकड़ी की कुर्सियां लगी, गेरुए उसका तौलिया बिछा करके, आज की तारीख में आप देख ले कितने सोफे में बैठते हैं वो। तो ये सब नई नई परंपराएं, नई नई चीजें ला करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? आज देखिए, आज हिंदुस्तान की जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर बात करना चाहती है। आज महंगाई की मार देखिए, दलित भी झेल रहा है, समण भी झेल रहा है, मेरी बात आ जाती मानस भाई, समण भी झेल रहा है, माइनॉरिटी भी झेल रही है, और जो जिस समाज से आता है वो महंगाई की मार झेल रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? आज 2014 से पहले महंगाई कहां थी, आज महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल दलित भी डलाता है, हम भी डलाते हैं, आप भी डलाते हैं, हिलाल भाई भी डलाते होंगे, राघवेंद्र भाई भी डलाते होंगे। तो इन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने क्या काम करने का काम किया? स्वास्थ्य का मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्वास्थ्य का सालाना बजट 44,000 करोड़ रुपए है उत्तर प्रदेश का, और कितना बजट एलोकेट हुआ स्वास्थ्य विभाग को? 20,000 समथिंग करोड़ रुपए। तो क्या राघवेंद्र भाई ने मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री से पूछा कि बाकी का 43,000 करोड़ रुपया कहां रह गया? 23,000 करोड़ रुपया कहां चला जाता है? जब स्वास्थ्य में बजट उनको अलॉट नहीं होगा तो किस तरीके से स्वास्थ्य की दिशा में आप काम कर सकते हैं? एम्स के लिए देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि दरभंगा में एम्स चल रहा है, बताइए। ठीक है दीपक, हेल्थ सेक्टर पे किसी और दिन, बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है हेल्थ सेक्टर पे, मैं चाहता भी किसी अलग से डिबेट रखी जाए। मानस भाई देखिए, मानस भाई आज की तारीख में हर एक मुद्दा जो जनता से जुड़ा मुद्दा है,
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात क्यों नहीं कर रही हो? बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन आज हम लोग बात मायावती पे कर रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, देखिए महाराज भाई, मेरी एक बात और आ जाए, देखिए मेरी एक बात और आ जाए महाराज भाई। देखिए मायावती जी के लिए इंडिया परिवार का दिल पूरी तरीके से, दरवाजा पूरी तरीके से खुला हुआ है। अब निर्णय देखिए उनको करना है कि वो किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहती है, किसकी मदद कर रही है, किसकी मदद नहीं कर रही। चलिए ठीक है, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े। विजय उपाध्याय जी, नीतीश कुमार ने जिस मुहिम को शुरू किया, इंडिया गठबंधन के एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सूत्रधार हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो अब तो कांग्रेस ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अजय राय को पूर्वांचल से लेकर के आप जानते हैं उनके बारे में। जो कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि मायावती ये सामूहिक प्रयास को असफल करने की स्थिति में आ सकती है? जिस मुहिम को नीतीश कुमार ने शुरू किया, जिसके भागीदार बने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आपको लगता है कि बहन जी इसको झटका दे सकती है इस पूरी मुहिम को, और ये पूरा गेम जो है वो बीजेपी के फेवर में जा सकता है? क्या एनालिसिस है आपकी? विजय भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप आई, बिल्कुल। विजय जी, आपने सवाल सुन लिया? विजय भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा INDIA है, ये बना है लोकसभा चुनाव के लिए, और अभी राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन राज्यों में INDIA का एक मुख्य घटक है आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस के खिलाफ बाकायदे प्रत्याशी उतारेगा, इंडिपेंडेंट मतलब अलग से लड़ेगा, वो गठबंधन से अलग। यानी कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की फाइट में एक तीसरा एंगल लेके आएगा वो। तो ये क्या है? क्या ये लोकसभा चुनाव के पहले एक फ्रेंडली फाइट है? और क्या केजरीवाल अगर 2-4 सीटें राजस्थान, 2-4 सीटें मध्य प्रदेश, 2-4 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, तो फिर उसके हिसाब से वो सौदेबाजी करेंगे, या फिर गुजरात जैसा हश्र कर देंगे वो छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, और कांग्रेस का डिजास्टर हो जाएगा। फिर कांग्रेस 24 में क्या करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि रणनीतिक तौर पर ये INDIA जो है ये फंस गया है। इनको मायावती जी तो इस बात को समझ रही हैं, इसीलिए वो दूर है। वो दोनों से समान दूरी रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों में उन पार्टियों के साथ जाएंगे जो पार्टियां इन दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये जो पेचीदगियां हैं, इसका समाधान इन लोगों के पास है नहीं। अगर आप एक बड़ा गोल लेके चलते हैं तो छोटे गोल में आप कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। बेहतर होता है कि इन राज्यों के चुनाव के बाद ये कोई गठबंधन बनाते। अब जब ये गठबंधन बन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी INDIA का सबसे बड़ी गेनर होने जा रही है। एक तो मध्यम मार्गी पार्टी है, कांग्रेस लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, वो मध्यम मार्ग को लेकर चल रही है। दूसरा, उनके पास ढेर सारे गारंटी प्रोग्राम हैं। चीनी भी उन्होंने फ्री देने की बात कर दी, अनाज वगैरह सब दे रहे हैं बीजेपी के लोग, तो उसने कहा कि हम चीनी दे देंगे। तो अभी छत्तीसगढ़ में जो कुछ उन्होंने कहा, या आगे मध्य प्रदेश में जो कुछ कहेंगे, या फिर राजस्थान में जो कुछ कहेंगे, तो सिनेरियो क्या बनेगा? तो अगर आप दूरदर्शिता से देखेंगे तो पाएंगे कि जनता इसमें कंफ्यूज हो जाएगी। अब इसमें बहन मायावती जी का क्या रोल है? मुझे लगता है कि बहन मायावती जी अपनी शर्तों पे राजनीति करती रहेंगी। देखिए 95 में वो मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के साथ, तो उनकी अपनी शर्तें थी, इसीलिए सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। फिर 96 में वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनी, उनकी अपनी शर्तें थी, 6-6 महीने की सरकार बनी। 6 महीने के बाद उन्होंने चेंज किया मुख्यमंत्री पद, कल्याण सिंह आए, फिर थोड़े दिन बाद समर्थन विड्रॉ हो गया। तो वो हमेशा अपनी शर्तों पे ही राजनीति करती रही है। 2007 से 2012 में उनके पास बहुमत का शासन उत्तर प्रदेश में था। पूरा संविधान उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। दलितों के लिए जितना अच्छा काम उन्होंने किया, जबरदस्त तरीके से इतना उत्थान कर दिया उन्होंने कि आज उत्तर प्रदेश का दलित देश के बाकी हिस्सों से बहुत आगे है। इतना जबरदस्त है, यहाँ पे किसी चीज की अब जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया काम उन्होंने, बहन जी ने किया था, और मुझे लगता है आजाद साहब इस बात से बहुत सहमत होंगे। और इतना अच्छा काम उन्होंने किया कि जो दलितों में जाटों, धुसिया जाटों को छोड़कर बाकी जो जातियां हैं वो अलग अलग वोट करने लगी पार्टियों को। जैसे जो सबसे बड़ा चंक है वो तो जाटो समाज का है,
और वो करीब यूपी की टोटल पॉपुलेशन का करीब 10% है। 21% उत्तर प्रदेश में SC/ST हैं, जिसमें से 55% जाटो बिरादरी है। जाटो के जो दूसरे और पर्यायवाची एक नाम तो लेना भी उचित नहीं है, बाकी धुसिया जाटो और एक और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, इनका 55% आबादी है। ये सबसे बड़ा चंक है। इसके बाद आते हैं पासी समाज के लोग। पासी समाज कहाँ वोट करता है? ये बीजेपी के साथ है या समाजवादी पार्टी के साथ है। फिर आता है तीसरे नंबर पे कोरी समाज। कोरी समाज कहाँ है? कोरी समाज मोस्टली बीजेपी के साथ है, उन्होंने राष्ट्रपति भी कोरी समाज का बना दिया था। फिर आता है धोबी समाज, कनौजिया समाज, ये कहाँ है? ये बीजेपी के साथ मोस्टली है, कुछ जगहों पे समाजवादी पार्टी के साथ है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे नीचे का सिलसिला, इवन की जो जाटो बिरादरी है उसमें भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन से, चूंकि वो सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे जागरूक, सबसे ज्यादा सक्षम, रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली, हालांकि पासी समाज ने भी बहुत अच्छा उठाया है, सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली ये कम्युनिटी है। और इसमें भी सब कम्युनिटियां हैं। ये बात जो अभी करदम साहब कह रहे थे, कम्युनिटी में सब कम्युनिटी है और वहां भी ऊंचा नीचा है, वो उसको किसी शास्त्र ने या किसी जनरल कास्ट वाले या मनु या ब्राह्मण ने नहीं बनाया है, वहां अपने आप है, ऑटोमेटिक है, वो एक हर जगह है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे तो बसपा का जो अपना जनाधार है, विधानसभा चुनाव के हिसाब से देख लें तो करीब 13% है, 12.8%। अब 12.8% इनके पास है। 2019 में जब साझा मिलके लड़े थे सपा और बसपा, सबसे मजबूत कॉम्बिनेशन था, 12 सीटों पे कांग्रेस भी इनके साथ थी। तो जो रिजल्ट आया था वो कुल 16 सीटों का आया था। उन 12 सीट को मिलाकर जो कांग्रेस के साथ थी वो जोड़ लीजिए अगर, तो कुल 16 सीटों पे ये लोग चुनाव जीते थे, जिसमें से 5 सपा के पास गई थी, 1 कांग्रेस के पास गई थी और 10 बहन जी के पास गई थी। बहन जी के पास वो 10 सीटें इसलिए गई कि बहन जी ने चुनिंदा सीटें सेलेक्ट की थी जहां पे वो जीत सके। उसके बाद जो बच गया वो बाकी लोगों ने लड़ा। कांग्रेस की अपनी फिक्स सीटें हैं तो कांग्रेस अपनी फिक्स सीटों पे चुनाव लड़ती रहेगी। तो बहन जी अपना जो निर्णय लेंगी वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं लेंगी, बहन जी राजस्थान के लिहाज से भी लेंगी, बहन जी पंजाब के लिहाज से भी लेंगी, दिल्ली के लिहाज से भी लेंगी, चूंकि नेशनल पार्टी है। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी देगी, बल्कि दक्षिण भारत के लिहाज से भी लेंगी। तो उनका जो अच्छा, दूसरा, राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर यात्रा के मुकाबले सिर्फ राजस्थान में इनके जो भतीजे हैं, जो अभी आकाश आनंद, 3000 किलोमीटर की संकल्प यात्रा राजस्थान में कर रहे हैं। तो जो, हालांकि वो पैदल नहीं करेंगे, जो 3000 किलोमीटर की संकल्प यात्रा और जिस तरह की ग्रूमिंग आकाश आनंद की कर रही है, आज जो कुछ अपने सम्मेलन में उन्होंने किया है, उससे निश्चित तौर पे जो यूथ, शेड्यूल कास्ट यूथ है, उसको फोकस कर रही हैं और एक नई तरीके की बीएसपी भी बनती हुई नजर आ रही है। मुझे याद है कि एक रैली में बहन जी ने कहा था कि हमारे परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और मैंने उत्तराधिकारी का चयन कर रखा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला है, चीजें बदली हैं। हमारी आज चंद्रयान चंद्रमा पे, शायद दक्षिण ध्रुव पे आज सफलतापूर्वक उतर जाएगा, हम लोगों की शुभकामना है। तो ऐसे ही बदलाव राजनीति में भी आया है, कैरेक्टर में भी आया। अब जनता इस बात को समझती है कि अगर आप मुझे गाली दे रहे हैं और कल मेरे साथ टहलेंगे तो आपका चरित्र क्या है। तो ये जो टकराव के साथ दोस्ती दुश्मनी की जो साझी सियासत बन गई है, इसको भी लोग देख रहे हैं। अगर आप अपने वसूलों पर, सिद्धांतों को लेकर अगर आप कमिटेड नहीं है तो जनता में आप साख खो देते हैं। आज हम मंदिर जा रहे हैं, कल हम मंदिर की आलोचना करेंगे, परसों हम दरगाहों पे जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये उचित नहीं है। आपको अपना कैरेक्टर अब बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप उसे बनाए नहीं रख पाएंगे, यानी कमिटमेंट आपका जब अपने वसूलों से ही नहीं होगा तो पब्लिक डिलीवरी से कैसे होगा। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक होंगे और उसमें बीएसपी की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। और बीएसपी अगर किसी अलायंस में जाएगी, किसी भी अलायंस में, तो अपनी शर्तों पे जाएगी, वो सबको सरेंडर करा लेंगे। जैसा अभी दीपक भाई ने भी कहा, हिलाल साहब ने भी संकेत दिए, मायावती जी चाहेंगे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं लोग, फिर वो बताएंगे कि क्या करना है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं देख रहा हूँ। ठीक विजय भाई, हमने भी देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा से भाजपा में आए तो जय श्री राम के नारे खूब लगाते थे वो, और अब आजकल रामचरितमानस की बहुत आलोचना करते। खैर राघवेंद्र जी, बहन जी का जिस बात का जिक्र किया विजय भाई ने, बहन जी जिस तरीके से अपनी पार्टी
को, संगठन को फिर से मजबूत करने में लगी हुई है। और अभी बहुत सारी ऐसे उन्होंने कुछ कार्यक्रम ऐसे चालू किए हैं जिसकी जानकारी अभी शायद आम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन अंदर अंदर काम हो रहा है। जैसे काशीराम के पैटर्न पर फिर से वो सेक्टर प्रभारियों को, एक विधानसभा में 50-50 सेक्टर प्रभारी, उसके बाद दलितों को, खासतौर से दलित यूथ को जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो तमाम पुरानी चीजों जिनको मायावती पहले हाशिए पर डाल चुकी थी सर्व समाज के का वोट बटोरने के लिए, अब उनका पूरा फोकस जो है वो दलित बिरादरी पे हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो उनका मूल वोट बैंक था उसके खिसकने से उनको काफी नुकसान हुआ। ये भी बात सही है कि 2014 में जब मोदी जी की रैलियों में हम लोग जाया करते थे तो उस वक्त यकीन नहीं होता था कि इतनी बड़ी तादाद में आप दलित वोट बैंक में सेंध लगा करके और भाजपा के पाले में ले आएंगे, वही मायावती के वोट बैंक में सेंध मारी करना उस वक्त तो बिल्कुल असंभव सा लगता था। लेकिन आप लोगों ने किया, उसका जो नतीजा भी सामने। लेकिन अगर मायावती जी दोबारा इस वोट को अपने पाले में घसीटती है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। नहीं मानस जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी मैंने आपको अपना उत्तर प्रदेश में जो काम हुए, देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमने आपको बताए। और सार्वजनिक रूप से जो काम हुए वो भी उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने कितने विकास के काम किए वो भी उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। सुशासन के जो काम हुए वो भी उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। आंकड़े सबके सामने हैं। मैं दो बातें बस बताना चाहता हूँ। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश जो है एक भी केंद्रीय योजना में अव्वल नहीं था, कोई काम नहीं केंद्रीय योजना में हो रहा था। 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की दोबारा 2022 में सरकार समाप्त हुई, हमारी जो है 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल था और सेकंड जितनी भी योजनाएं थी उसमें दूसरे नंबर पे था। और मैं बेरोजगारी की बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर कोई काम नहीं हुआ, कम से कम इनको जानकारी होनी चाहिए, चैनल पे बैठते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी तो 17.5% थी, मतलब उत्तर प्रदेश में 17.5% बेरोजगार लोग थे। सीएमआई के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आंकड़े नहीं। आज की तारीख में क्षमा करिएगा, एक साल पहले तक उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर मात्र 3.5% थी। हम लोगों ने बेरोजगारी को क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से काम किया है। उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ का ऋण बांटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां लगाई गई हैं। ये काम हम लोगों ने किए, बहुत अमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम लोगों ने राजनीति को लेकर भी हम लोग हमेशा मानस जी समाज में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हम लोग लगातार समाज के संपर्क में रहे। हम लोग अभी 1 महीने पहले मानस जी आपको पता होगा महा जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने, उससे पहले की बात है, हम लोगों ने नए मतदाता बनाए थे, फिर उन्हीं मतदाताओं से हम लोगों ने संपर्क किया था। हम लोगों ने जैसे ही उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की 5 वर्ष की सरकार समाप्त हुई उसमें हम लोगों ने जो जनता में गए, हम लोगों ने अपना जो बताया काम, हम लोगों ने इतना काम किया था। उसके बाद हम लोग जो है हर महीने जाते हैं कि हम लोग योगी आदित्यनाथ की पार्ट 2 सरकार वो हर महीने इतना काम कर रही है। 6 महीने में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को बताया, 1 वर्ष में भी उत्तर प्रदेश की जनता को बताया। हम लोग जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों ने जो काम किया है वो जनता को बताने का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज में रहने का काम करती है। दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शनों पे अंत्योदय विषय को ध्यान में रखते हुए समाज में अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संपर्क करती है, बिना जात को तोड़े फोड़े इस प्रकार की राजनीति करते हुए। आज की तारीख में मानस जी उत्तर प्रदेश की जनता हर बात जानती है, हमें नहीं। मैंने फिर ये बात कहना चाहता हूँ, जितना ज्ञान हमको है, जितना मानस जी आपको है, उतना उत्तर प्रदेश की हर जनता को है। वो सब भली प्रकार से जानते हैं हमारे शुभचिंतक कौन है। तभी तो ये जातिवादी राजनीति बिल्कुल धराशायी हो गई है। ये लोग जब इनको बात करना शुरू करें, जात से शुरू करते हैं, जात में खत्म करते हैं। अरे मान्यवर, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से बहुत काम हुए हैं और देश की जनता भी जातिवादी राजनीति से ऊपर उठ गई है। 24-24 घंटे के न्यूज चैनल आते हैं। किसी समय हुआ करता था, एक सरकारी भोपू हुआ करता था, उसी के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता बहक जाती थी और वह सरकार की बातें सिर्फ बताया करते थे। आज की तारीख में हजारों इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, सैकड़ों अखबार है, मोबाइल है। आज की तारीख में हर व्यक्ति को हर जानकारी है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कितना विकास के काम किए, कितने सुशासन के काम किए, समाजवादी पार्टी ने कितने सुशासन के काम किए, कितने विकास के काम किए। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बड़ी लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे। अरे मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जननेता थे, धरती पुत्र थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी खड़े करने का काम किया। अखिलेश यादव को 2012 में सत्ता सौंपी, उसके बाद से लेकर आज तक कितने चुनाव अखिलेश यादव ने जिता दिए। 2014 लोकसभा हारे, 2017 विधानसभा हारे, 2019 लोकसभा हारे,
2022 विधानसभा हारे, नगर निगम हारे, ग्राम पंचायत हारे, आजमगढ़ रामपुर हारे, और ये बातें कर रहे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीते। अरे जरा दर्पण देखने का काम किया करिए। अभी रामपुर और आजमगढ़ चुनाव हुआ था, रामपुर ये क्या आजमगढ़, ठीक कह रहे हैं, आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव हुआ था। मानस जी वहां अखिलेश यादव प्रचार करने तक नहीं गए थे। उत्तर प्रदेश भाई ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है, उसमें प्रचार करने तक नहीं गए थे। इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता काम को प्राथमिकता दे रही है। हम लोगों ने 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, हम लोगों ने उसकी संख्या 35 करने का काम किया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है। वो प्राइवेट संस्थाओं से भी मिलकर के काम चल रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो चुके हैं। इसी समय एक आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बना था, उसमें भी घपले घोटाले की भेंट चढ़ गया था। 7 बन चुके हैं, 7 पे और काम चल रहा है। 7 बन चुका है तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला राज्य हो चुका है मानस जी, और 14 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाएंगे। 10 महानगरों में मेट्रो चलवाने का हम लोग काम कर रहे हैं मानस जी, जिसमें 5 में चल भी चुकी है। अखिलेश यादव ने एक लखनऊ में आधी अधूरी चलाई थी, वो भी चल भी नहीं पाई थी। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश से बन चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना हुआ है। हम लोगों ने बड़े पैमाने में काम करने का काम किया है। हम लोगों ने फिल्म सिटी बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, केरल पार्क बना रहे हैं। ये लोग विकास की बातें मानस जी नहीं करते हैं। ये लोग वही जातिगत ध्रुवीकरण, जातिगत भेदभाव, जातिगत वैमनस्यता पैदा करके वोट करने के हासिल करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है, शासन का स्वाद चख लिया। जी मानस राघवेंद्र भाई, हिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि एक सच ये भी कि जातिवाद राजनीति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समेट दिया। जब से जाति आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ उसके बाद से ही कांग्रेस का कह सकते हैं कि एक बुरा दौर शुरू हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। लेकिन हिलाल भाई आप कुछ कह रहे हैं। जी मानस भाई, राघवेंद्र भाई ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि जातिवादी जो ध्रुवीकरण की राजनीति, जातिवादी राजनीति जो है वो उस समय समाप्त हो चुका है। आज की तारीख में जो आप कर रहे हैं उसके बारे में साब्यासाची दास का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने एक पेपर लिखा है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इलेक्शन जीत रही है और किस तरह से इलेक्शन जीतने में धांधली हो रही है, और उसका इनाम यह मिला कि उनको अशोका यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। तो आप इलेक्शन जीतने की बात तो नहीं करें। आज की तारीख में हर कोई जानता है कि इलेक्शन जीतने के लिए आप क्या क्या काम करते हैं और किस किस तरह से आप इलेक्शन जीतते हैं। अगर आप सही थे, आप सच थे, तो आपने उस बेचारे को जो है नौकरी, आपने उसको नौकरी से क्यों बाहर किया, उसका जवाब देते उसकी बात का। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और उस पेपर का नतीजा ये निकला कि आपने उसका जवाब ना दे करके उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। एक नौजवान आदमी जो कि रिसर्च करके, जिसने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो जीतने का तरीका है वो क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनवा दिए, बहुत बड़ी सड़कें बनवा दी। सीएजी ने बताया कि आपने बहुत सड़कें बनाई है। भारतमाला योजना के अंदर जो आपने घोटाला किया है उसके बारे में बताया है सीएजी ने। 74,000 करोड़ का जो आपने उसके अंदर घोटाला किया उसके बारे में बताया है। एनएचएआई में आपने किस तरह से 154 करोड़ रुपए जो है वो जनता को ठग करके लिए, उसके बारे में भी सीएजी ने बताया है। सीएजी ने यह भी बताया है कि आपने जो है वो 1 किलोमीटर सड़क 250, हम तो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, आप ओवर पावर करने की कोशिश ना कीजिए। राघवेंद्र जी इस चीज की कोशिश ना करें। आप बोल रहे थे, पता नहीं क्या दुनिया भर के बोलते चले गए, हम सुन रहे थे आपको, आप भी सुनने का ध्यान रखें। जनता की आवाज सुनिए, अच्छा है, जनता की आवाज सुनिए। न्यायपालिका जाइए ना, न्यायालय जाइए, इस प्रकार से गाना मत गाइए, झूठी अफवाह मत पैदा किया करिए, न्यायालय जाइए। आप, हमने तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुकदमा दर्ज करा दिया था जिसमें जमानत पर है। वो घपले घोटाले को लेकर के हमने तो सोनिया गांधी को मुकदमा दर्ज करा दिया था। अरे मान्यवर, आप न्यायालय जाइए अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई हुई है तो, इस प्रकार की घटना हुई है, न्यायालय नहीं जाएंगे, झूठ मूठ लब्बाजी करेंगे, राजनीतिक लब्बाजी बैठ के। अरे शांत रहिए राघवेंद्र जी, शांत हो जाइए, जनता आ रही है, शांत हो जाइए। बिल्कुल, ये जो आपकी जो ऐठन और अकड़ है ना, ये सब निकाल देगी जनता, सब निकाल देगी। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी। जो ये जो आपके जो बोलने का तरीका है, ये जो आपके अंदर अहंकार है ना, ये सब निकाल देगी जनता।
जनता बहुत सक्षम है, जनता को मत चैलेंज करें, जनता बहुत सक्षम है, मत चैलेंज करें उसे। आप जो है वो जिस तरह से बेईमानी की है, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में सीएजी ने बताया है, सीएजी ने आपको बताया, आईना दिखाया है। कुछ शर्म करे, और कोई आपकी जगह होता तो चुपचाप बैठ के सुनता, लेकिन ये अहंकार है, ये जो अहंकार है ना, ये जो पाखंडियापना है, ये जो अहंकार और पाखंडिया पार्टी बन के रह गई है, उसको जो है वो कुछ किसी की भी सुनाई दे रही है। चलिए दीपक, ऐसा है राघवेंद्र भाई, ये जो अहंकार है, इसमें कुछ नहीं सुनाई देगा, ऐसा ही होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सीएजी बता रही है तो आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रही है सीएजी, लेकर के आइए उसके खिलाफ आप महाभियोग। सीएजी झूठ बोलिए, महाभियोग लेके आइए ना, क्यों नहीं लेके आते सीएजी के खिलाफ महाभियोग? लेके आइए महाभियोग उसके खिलाफ, हिम्मत हो आपके अंदर, लेके आइए, चैलेंज करते हैं। आप सच्चे ईमानदार है, भ्रष्टाचार मुक्त है। हिलाल भाई की आवाज नहीं आ रही है जी, हिलाल भाई का लग रहा नेटवर्क चला गया है। दीपक रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र जी कोशिश कीजिए, महाभियोग लेके आइए, चैलेंज कर रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं। सीएजी आपके यहाँ का है, हिम्मत कीजिए महाभियोग लाने की उनके खिलाफ। अच्छा देखिए, इतना ही अहंकार है तो एक मतलब दिखाइए ना इस अहंकार को लोकसभा में आकर, दिखाइए ना एक दफा महाभियोग ला करके सीएजी के खिलाफ। चलिए अच्छा, आप चले गए, नहीं सुन सकते थे आप, आपके पास कोई जवाब। विजय भाई, हमको भारतीय जनता पार्टी जवाब चाहिए, स्वतंत्र पत्रकार से नहीं चाहिए जवाब। जो जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब विनोद राय ने सीड 2G घोटाले पे जब रिपोर्ट रखी थी, तो जब उसके बाद मीडिया ने उसको काफी आगे बढ़ाया था, तो यही बात आप कहते थे कि महाभियोग ले आइए, अगर ये बीजेपी कहा करती थी। जो बयान आज आपका है, ठीक यही बयान बीजेपी उस समय देती थी कांग्रेस के खिलाफ कि अगर सीएजी की रिपोर्ट झूठी है तो आप ले आइए, महाभियोग ले आइए, कार्रवाई करिए, और महाभियोग लाने तक की बात हुई थी, लेकिन वो बात पीछे हट गई। तो ये अपोजिशन। विजय भाई एक सेकंड, बस विजय भाई एक सेकंड। उसके बाद जनता ने जो हम कांग्रेस के साथ किया था, भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो उस वक्त जो कांग्रेस के साथ हुआ था वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा, हम आपके साथ है इस मामले में। चलिए दीपक रंजन जी का वेट कर रहे हैं, दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक रंजन जी, आप हमारे सभी पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि एनडीए को चुनौती देने के लिए सबसे बड़े दल आप हैं। अभी बीते दिनों कुछ इस तरह की चर्चा हुई, कुछ बैठक में अखिलेश जी ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कि दिल बड़ा रखिए, अगर हमको कुर्बानी देनी पड़े, ज्यादा सीटें देनी पड़े तो दी जाएंगी, लेकिन एक तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे उन टिकटार्थियों को जो टिकट चाह रहे थे कि अगर टिकट ना मिले तो परेशान ना होइएगा, बीजेपी को हराना, इसलिए हो सकता है सहयोगी दलों को कुछ ज्यादा देना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक भय तो है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए से लड़ना इतना आसान नहीं, और फिर अब क्योंकि मायावती ने स्टैंड बिल्कुल क्लियर ही कर दिया, और आप भले ही बार बार कहते रहे कि हम चाहते दरवाजे खुले रहे, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। वो तो आपके दरवाजे में दस्तक देना तो दूर है, वो आपके दरवाजे के आसपास भी आना नहीं चाहती। देखिए मानस भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी रटाया रिकॉर्डेड ऑडियो जो यहाँ पर बजा रहे थे, उनको आपने एक बार भी टोका टाकी करने का, क्योंकि पूरी तरीके से जो मुद्दा था आज का, आपका टॉपिक जो था, उस टॉपिक से पूरी तरीके से भटक करके ये करना और ये करना, मैं समझ रहा था। मैंने तो आपसे पूछा था कि मैंने आपसे पूछा था लोकसभा को गंगा जल से धुलवाया कि नहीं धुलवाया, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था लोकसभा को आपने गौमूत्र से आपने गंगा जल से धुलवाया कि नहीं धुलवाया, उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद मानस भाई उसके बाद सुन लो मेरे बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुनने की भूखा रखो, सुन तो इतना ज्यादा डिस्परेट चल रहा था, फ्रस्ट्रेट तो आप लोग अब नहीं सोच पा रहे हैं। देखिए आप फेंकने की बात इतना ज्यादा आप डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका तो पेटेंट आदरणीय मोदी जी ने करा रखा है फेंकने का, तो दीपक रंजन कैसे फेंकने लगे, तो इसलिए आप हैरान परेशान हो गए। आपकी हैरानी परेशानी हमको दिख रही है कि किस तरीके से आप हैरान है। देखिए मानस भाई, किसी का ए प्लान है, किसी का बी प्लान होगा, किसी का सी प्लान होगा, किसी का जेड प्लान होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता।
लेकिन समाजवादी पार्टी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी का सिर्फ एक प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना और भारतीय जनता पार्टी को हराना। और इस मुहिम में इंडिया परिवार के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जो आना चाहे उसका स्वागत है, जो नहीं आता है तो जहां पर भी रहे वहां पर रह करके भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने का काम करे, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त है। और आदरणीय राघवेंद्र भाई के हिसाब से विकास की सच्चाई उतनी ही है जितनी नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा में एम्स की सच्चाई बताई है, तो उतनी इनकी सच्चाई है। 3.5% बता रहे हैं कि आज की तारीख में बेरोजगारी दर 3.5% है। अरे हमें भी वो कंपनी, हमें भी वो ऑफिस, हमें भी वो सरकारी दफ्तर बता दीजिए, मैं भी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, 1-2 साल बाद उसको भी नौकरी मिलने वाली होगी, उसी लाइन में लग जाए। आपने लाइन में तो बहुत लगाया, लेकिन कोई ऐसी लाइन बता दी जहां पर नौकरी मिल रही हो। अभी आपने डिबेट की थी, मानस भाई बहुत अच्छी डिबेट की थी कि किस तरीके से बीएड के शिक्षक आंदोलन करके सीटेट में इन्होंने उनको कहा 20 तारीख से डेट किया, 22 तारीख हो गई, 20 तारीख को क्या हुआ सीटेट का। तो मानस भाई ये सब चीजें इनको बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन दीपक भाई समय का थोड़ा सा अभाव है, जरा सा करमवीर आजाद जी को सुन लेते हैं, वो काफी देर से वेट कर रहे थे अपनी बारी का। जी करमवीर जी बहुत संक्षेप में बोले, क्योंकि आप लास्ट कमेंट विजय उपाध्याय जी से देना मुझे। मानस भाई मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, दीपक भाई ने और बिलाल भाई ने और फिर इसके बाद जो है उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की बीजेपी के अगेंस्ट में। लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए दीपक भाई एक चीज है, एक बड़ा बढ़िया डायलॉग था एक पिक्चर में कि तुम सब कुछ तो जुटा लोगे, हिम्मत जुटा लोगे, सब कुछ जुटा लोगे, लेकिन वो कमीनापन कहाँ से लाओगे, एक डायलॉग था। लेकिन मैं उसका उद्देश्य मेरा ये है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। मानस भाई मेरा मैं दुनिया से क्या पूरा सेन साहब मैं एक पिक्चर का डायलॉग बताऊंगा। मैं नहीं करमवीर जी, इस प्रकार की राघवेंद्र भाई पूरी बात सुन लीजिए। मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा उद्देश्य मैंने एक पिक्चर का डायलॉग है, वो उसने विलन कहता है कि सब कुछ जुटा लोगे। तो बीजेपी ने धर्म के नाम पर जो लड़ने का संघर्ष इन्होंने किया है, भगवान के नाम पर लड़ने का संघर्ष किया है, भूत और भय के नाम पे लड़ने का संघर्ष किया है, शुभ अशुभ पे लड़ने का संघर्ष किया है, संस्कार के नाम पे लड़ने का संघर्ष किया है, कर्मकांड पे लड़ने का संघर्ष किया है, स्वर्ग नरक पे लड़ने का संघर्ष किया है, जागरण और कहीं पे इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। तो ये चीज और दलों में है क्या? है किसी दल में जो ये सब चीजें कर सकते हैं? मैं और अलाउ नहीं कर सकता। विजय उपाध्याय जी एक लास्ट कमेंट आपसे जरूर मैं चाहूंगा कि देखिए जो बातें कही गई वो ठीक है, तमाम लोग योजनाएं गिना रहे हैं, विपक्ष के लोगों का काम है कि वो खामियां गिनाए, सत्ता पक्ष का काम है कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि वोट कैसे बटोरे जाते हैं। तो आपको वर्तमान परिस्थिति में क्या लग रहा है, इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में वर्तमान में किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? विजय जी आप म्यूट पे, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आजाद साहब ने बहुत सी चीजें गिनाई, एक चीज छोड़ दिया उन्होंने कि बाबा साहब के पंचतीर्थ भी बीजेपी ने ही बनाए, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो जाहिर बात है बीजेपी से लड़ेंगे कैसे। देखिए अभी एक दिन मैं लोगों से बात कर रहा था, खासतौर पे आम आदमी जो लोग होते हैं, पार्टी की नहीं, आम आदमी जनरल पब्लिक की बात कर रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम किसके साथ जाएंगे, जो सड़क पे उतर के संघर्ष करेगा हम उसके साथ जाएंगे। ये जो शब्द है सड़क पे उतर के संघर्ष करने वाली बात, ये आप देख लीजिए कि जो ये करता हुआ नजर आएगा पब्लिक उसके साथ जाएगी, अगर कोई करता हुआ नहीं नजर आएगी तो जहां पब्लिक है वहीं रहेगी। ये चीज समाज में बैठ गई है कि जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और बहुत सी पार्टियां लड़के जब सत्ता में आई तो क्या किया उन्होंने, वो लोगों के सामने सारा इतिहास जानकारी में है। समीकरण कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश के बन गए हैं कुछ पार्टियों के साथ कि वो उसकी जीत की राह में रोड़ा बन जाते हैं, और कुछ पार्टियों के समीकरण ऐसे हैं कि जो बिगड़ गए हैं, बन नहीं पा रहे हैं।
जैसा मैंने बताया कि शेड्यूल कास्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं उनमें किस तरह से बंटवारा हो चुका है, ऐसे ही ओबीसी में बंटवारा हो चुका है। एक्चुअली 2014 में मोदी जी की जो सरकार 73 सीटें उत्तर प्रदेश में लाती है बीजेपी चुनाव में, उसके पीछे सपा की सरकार जो चल रही थी, मुजफ्फरनगर के दंगे, प्लस जो अति पिछड़ा समुदाय में सरकार के खिलाफ एक माहौल था। दूसरा, जो बहन जी की सरकार थी 2007 से 12 तक, उन्होंने तो अपने अति पिछड़े को भेज ही दिया, पूरे तरीके से छोड़ दिया पार्टी से कि तुम लोग जाओ कहीं, हमारा साथ छोड़ दो। तो वो जो चीज बनी कि अति पिछड़ा और अति दलित, ये बीजेपी के साथ चला गया, और वहां पे उसकी उम्मीदें डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, जो नई टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को जो चीजें मिल रही हैं, अब वो अपोजिशन कुछ भी कहे, भाई हम कहते हैं कि पेट्रोल के दाम 4 में देख लीजिए और 14 में देख लीजिए, दुगना हो गया। 14 से 24 में भी दुगना नहीं हुआ है। आप जो इन्फ्लेशन का रेट है, हिलाल साहब तो पढ़े लिखे आदमी हैं, अर्थशास्त्री हैं, आप देख लीजिए कि उस 10 साल में क्या रहा, इस 10 साल में क्या रहा। उनके यहाँ कहेंगे 9 में एक रिसेशन आया था, तो यहाँ भी कोरोना बहुत बड़ा आया था। तो सवाल बहुत से हैं, लेकिन पब्लिक अब ज्यादा अवेयर है, ज्यादा जानती है, इसलिए कोई पार्टी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, बीजेपी कितना झूठ बोल रही है ये भी लोगों को पता है, और चुनाव उसी पैरामीटर पे होंगे। चलिए, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, हिलाल भाई, करमवीर आजाद जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय उपाध्याय जी और दीपक रंजन जी, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में मायावती की बैठक की, मायावती के स्टैंड की। एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ना एनडीए का हिस्सा बनेंगी और ना ही इंडिया का। ऐसे में मायावती के स्टैंड पर कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है और तमाम सियासी दल किसी आधार पर अपनी अपनी रणनीति को आगे तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।